नमस्ते। तो स्टार्ट करते हैं। जो कनाडा और इंडिया का इशू चल रहा है, कुछ वॉर टाइप का चल रहा है, तो उससे हमारे स्टॉक्स पर क्या इम्पैक्ट होगा। तो बेसिकली स्मॉल कैप और मिड कैप पे ज्यादा मार पड़ेगी, जिसमें दो तरह के स्टॉक्स होंगे। आप उनको देखें कि एक स्टॉक्स होते हैं जिनमें अर्निंग्स ग्रोथ नहीं होती है, लेकिन उनका पी एक्सपेंशन हुए जा रहा था, क्योंकि अभी बुल मार्केट चल रहा था, इस वजह से कंटिन्यूसली ग्रोथ चल रही थी और अर्निंग्स उतनी नहीं थी। तो वो वाले स्टॉक्स ड्रास्टिकली गिर सकते हैं। इसके साथ ही वो वाले स्टॉक भी गिरेंगे जिन्होंने ग्रोथ दिखाई थी, जिनका अर्निंग ग्रोथ काफी अच्छा था। उसके बाद नेचुरली जब वो ग्रो कर रहे थे अपने अर्निंग्स के साथ, वो भी कंटिन्यूसली चल रहे थे, तो उसमें होगा क्या कि वो भी साथ में गिर जाएंगे। तो वहां पर एक अपॉर्चुनिटी दिखती है कि यार जब मिड कैप और स्मॉल कैप में ऐसे शेयर्स गिरेंगे जिनका अर्निंग्स ग्रोथ सॉलिड है, तो वहां पे एक बाइंग अपॉर्चुनिटी बनती है। तो मुझे ऐसा लगता है कि इस टाइम पर एक चांस मिलेगा हमें वापस से अपना स्टॉक को एवरेज करने का। अगर आपने ऊपर में खरीद लिया और आपने इससे नीचे में भी लिया हो, वापस से अगर थोड़ा सा प्राइस क्रैश कर रहा है, तो अर्निंग्स वाली कंपनीज अच्छा प्रॉफिट बनाएंगी और उन्हें देखकर मेरे को ऐसा लगता है कि यहाँ पर पैसा बनाने की अपॉर्चुनिटी निकलती है। वहीं पर इशू को अगर हम देखते हैं तो इशू ऐसा हुआ है कि सॉल्व होने वाला इशू है। जो कैनेडियन पीएम है वो ये बोल रहे हैं कि जो एक्चुअली जो पॉलिटिशियन थे जिनकी गोली मार के हत्या हो गई थी, उसमें इंडियन ऑफिशियल्स का हाथ है, लेकिन इंडिया इस चीज को डिनाई कर रहा है। इसके रिगार्डिंग कुछ ना कुछ जियोग्राफिकल प्रॉब्लम चल रही है, बट वो सॉल्व होने वाली चीज है, परमानेंट होने वाली चीज नहीं है। तो थोड़े टाइम के लिए होगा, लेकिन ऐसा नहीं है कि कंपनीज पर कुछ ज्यादा इफेक्ट पड़ेगा। बेसिकली होगा क्या, जो एफआई का इन्वेस्टमेंट है, फॉरेन इन्वेस्टर्स जो होते हैं, वहां से थोड़ी बहुत सेलिंग आ सकती है। इसके अलावा पैनिक में आकर के कुछ लोग बेच देंगे शेयर्स को। तो इस चीज का आप फायदा उठा सकते हैं कि यार जहां पर पैनिक सेलिंग हो रही है और कंपनी का अर्निंग्स अच्छा है, वहां पर आप परचेज करके उसमें 10-5%, 20% जितना सस्ता आपको मिलता है, वो आपका एक तरह से फ्री का रिटर्न होगा, जो कि लोगों के पैनिक से आपको फायदा मिल सकता है। तो वैसा करके आप देखें। इसके अलावा एक दो क्वेश्चन देख लेते हैं। विनोद जी बोल रहे हैं, भाई आपका पोर्टफोलियो लगभग किस साइज का है एंड इसका एक रफ कैलकुलेशन बताओ। ओके, ताकि हम लोगों को पता लग सके कि आपके कंपैरिजन में हम किस लेवल पर हैं। भाई सेम ही लेवल पर हैं हम लोग, और हमें कितना कुछ करने की जरूरत है। भाई बहुत कुछ करने की जरूरत है। अगर आपको एम्बिशन है कि भाई यहाँ से बड़ा पैसा बने, तो अभी तो भाई बहुत कुछ करने की जरूरत है इसमें। और क्या ये एसआईपी म्यूचुअल फंड करना ठीक है या इससे कोई फायदा नहीं है। ओके, तो बात करते हैं भाई मेरे पोर्टफोलियो की। तो जैसा मैंने बताया था कि मेरा पोर्टफोलियो एक 7 फिगर पोर्टफोलियो है। मैं करोड़ों में शेयर्स नहीं होल्ड करता हूं अभी की डेट में। 10 लाख से लेकर 99 लाख के बीच में आपका जो मन करे आप वो सोच सकते हो। डायरेक्टली मैं एग्जैक्ट अमाउंट बता दूं वो थोड़ा अप्रोप्रिएट नहीं रहेगा, आप उस चीज को समझो। इसके अलावा ये बोल रहे हैं कि आपके कंपैरिजन में हम किस लेवल पर हैं। आप एक चीज को यहाँ पर एनालाइज करना, फ्रॉम स्टार्टिंग जिस टाइम मेरे पास 5,000 रुपए के शेयर थे, 50,000 रुपए के शेयर थे, उस दिन से ही मैं एक चीज का पक्का था कि भाई रिटर्न बनाना है मुझे परसेंट में, रुपयों में नहीं। क्योंकि अगर आज की डेट में देखेंगे तो हर सेकंड 10,000 रुपए, 20,000 रुपए ऊपर नीचे होते हैं। तो मैं ऐसा नहीं सोच सकता कि ये लो 20,000 ऊपर पे बेच दिया, बट भाई 10 लाख रुपए के शेयर हैं, उसमें 10 लाख रुपए का मैंने कोई पर्टिकुलर शेयर लिया है, उस पर अगर 1-8% से मैं 10-20 हजार ऊपर नीचे हो गया, तो मैं उसको ऐसे नहीं देख सकता 10,000 कमा लिया। मुझे हमेशा रिटर्न अपने परसेंट में देखना चाहिए। तो आप रिटर्न को अगर देखना चाहते हो कि कंपेयर आप कैसे करो, तो आप कंपेयर मुझसे मत करो, आप कंपेयर करो इंडेक्स के रिटर्न से। आप अगर पोर्टफोलियो को मैनेज कर रहे हो, तो मेरे हिसाब से आपका रिटर्न इंडेक्स के रिटर्न से ज्यादा होना चाहिए, और वो 1-8% नहीं, 2-4-5% का एटलीस्ट गैप होना चाहिए। नहीं तो आपका काफी सारा टाइम चला जाएगा, आपकी नींद खराब होगी कि भाई कोई शेयर किसी टाइम गिर गया है, तो आप देखोगे कि यार क्यों गिरा, क्या हुआ, कैसे हुआ। और इतनी टेंशन लेने के बाद अगर मार्जिन ज्यादा नहीं बन रहा है आपका रिटर्न बनने में, और जो इंडेक्स का 12-15% आता है, ये जितना भी इंडेक्स उस टाइम पर मूव हुआ है उससे उसको अगर आप बीट नहीं कर पा रहे हो, तो आप इंडेक्स के साथ जाओ। आप उस चीज को ना देखें कि मेरे से कंपेयर करेंगे, क्योंकि कंपेयर करने से भाई किसी का भला नहीं हुआ है। मैं भी अपने ऊपर देखता हूं तो बहुत सारे लोग हैं, बट मैं अपने आप से अगर अपने आप को कंपेयर करूंगा ना, तो मैं ज्यादा सीख पाऊंगा। तो आप ये देखो रेदर देन कि आप इंडेक्स को कैसे बीट कर पा रहे हो, और आपने जो पिछले साल रिटर्न बनाया और आपने जो कंपनीज को चूज करने में गलती की, वो गलती कैसे इंप्रूव हो सकती है। आप मेरा वीडियो देखोगे, आप 2-4 चीजें पकड़ोगे, तो आपको धीमे धीमे करके समझ आने लगेगा। क्योंकि मैं भी अपनी गलतियों के बारे में भी बात करता हूँ कि कुछ कंपनीज में मैंने पैसा खोया, उस बारे में भी मैंने डिस्कस किया है। और क्या एसआईपी म्यूचुअल फंड में करना ठीक है या इससे कोई फायदा नहीं है। भाई इसका सीधा सा आंसर ये है कि अगर आप टाइम दे सकते हो स्टॉक मार्केट में और आपको समझ में आता है कि फंडामेंटल चेक करते कैसे हैं, तो भाई एसआईपी और म्यूचुअल फंड के
चक्कर में आप ना पड़ो। बट अगर आप फुल टाइम कुछ और काम कर रहे हो और आप साइड बाय साइड स्टॉक्स को कर रहे हो तो आप खुद ना करो तो मेरे हिसाब से बेटर है। क्योंकि एसआईपी और म्यूचुअल फंड, जब म्यूचुअल फंड में अगर आप एसआईपी स्टार्ट करते हो तो वहां पर एक फंड मैनेजर होता है, वो एक प्रोफेशनल बंदा होता है जो स्टॉक्स का ही काम कर रहा है। तो एक छोटी सी फीस के बदले में आपका रिटर्न बहुत बढ़ा सकता है, आपके पैसे को सिक्योर रख सकता है। तो वैसा करके देखें। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन विनोद जी का ही है। मैं चेक करने आया था कि किसी ने कमेंट किया है या नहीं, बट किसी ने कमेंट नहीं किया। भाई यार आप लोग कमेंट किया करो यार। तो सोचा मैं कर देता हूँ। थैंक यू सो मच जी। एक बात बताओ कि भाई बैंक की, चलो पहले इसके बारे में बात करते हैं कि किसी ने कमेंट नहीं किया है। तो यार देखो, द डे आई स्टार्टेड माई चैनल तो मेरे को मोटा मोटा आइडिया था कि जो भी मैं काम करूंगा वो हर काम तो नहीं चलने वाला। वट एवर आई डू विल वर्क, ऐसा नहीं होता है क्योंकि फिर तो मैं भगवान हो जाऊंगा। बट जनरली होता क्या है, स्टॉक्स में भी आप देखें कि मैं 5 शेयर का पोर्टफोलियो मैनेज करता हूँ। तो 5 शेयर में मेरे 5 शेयर नहीं चलने वाले, बट 1-2 अगर आप एंड में नेट देखेंगे तो 1-2 शेयर्स ऐसा परफॉर्म करें कि बाकी तीनों की कमियों को छुपा दें। तो ऐसा नहीं है कि यार मैं अगर यूट्यूब पे वीडियोस बना रहा हूँ तो उस पर बहुत सारे व्यूज आने चाहिए। मेरा एक कैरेक्टर है, उसमें मैं आपको उस तरह से नहीं बोल सकता कि यार ये 100 गुना हो जाएगा, यहाँ से ये देखो चार्ट पे, यहाँ से ये बाइंग सिग्नल बनना है, इस पर सारे पैसे लगा दो। वो गलत चीज है यार। मैं ऐसा करके थंबनेल बना सकता हूँ, गिमिकी में देखता हूँ काफी सारे व्यूज आते हैं, बट वो मुझे ऐसा लगता है मेरी पर्सनैलिटी को वो सूट नहीं करे, मैं कर नहीं पाऊंगा वो चीज। तो व्यूज आए नहीं आए, जो ठीक चीज है, जिस चीज से मैं पैसा बनाया हूँ उसी बारे में बात करें तो बेटर रहेगा, अप्रोप्रिएट रहेगा। चैनल आज नहीं तो कल ग्रो हो जाएगा, क्योंकि ऐसा लगता है हमें कि हम लोग होशियार हैं, बट व्यूअर्स सबसे ज्यादा होशियार होते हैं। उनको समझ में आता है कि कौन बंदा क्या बात कर रहा है। बट एक चीज की खुशी है कि यार जो भी बंदे देख रहे हैं वो जेन्युइन बंदे हैं और एक्चुअल में उनको पैसा लगाना है, पैसा कमाना है, और वही लोग आए हैं। अननेसेसरी जो लोग 5,000 रुपए लेके 1 करोड़ कमाने आते हैं तो वो लोग तो नहीं है। यहाँ वो लोग हैं जो 10-5 लाख जिनके पास है, उन्हें 20 लाख 30 लाख 50 लाख करना है और उन्हें फंडामेंटल समझने में हेल्प हो रही है, तो वो लोग हैं। एक बात बताओ कि बैंक को अपन बुक वैल्यू के बेसिस पर पी वैल्यू करते हैं, लेकिन मुझे आज तक ये बुक वैल्यू समझ नहीं आया कि ये होता क्या है। ओके, तो बुक वैल्यू आप सीधा सा ये समझें कि यार 2-3 से ऊपर का अगर बुक वैल्यू होगा तो यार पैसा बनेगा नहीं। एंड हम कैसे उसके, हिंदी थोड़ी कमजोर है यार मेरी, और हम कैसे उसके लोन्स की क्वालिटी के बारे में पता करें कि वो लोन अच्छी जगह दिए हैं खराब जगह। देखो इसको समझने का तो एक बहुत इजी सिंपल सा तरीका है। अच्छे जगह लोन और खराब जगह लोन में दोनों चीजें आती हैं। देखो यार, खराब जगह जब आप पैसा देते हो तो आपको मार्जिन ज्यादा मिलता है, और जब आप अच्छी जगह पैसा देते हो तो आपको मार्जिन कम मिलता है। ऑब्वियस सी चीज है, रिस्क जहां पे ज्यादा वहां पे रिटर्न भी ज्यादा। अब आप खराब और अच्छे को कैसे डिफ्रेंशिएट करें, तो इसका बहुत सिंपल सी चीज है, आप समझें। खराब लोन्स मतलब ज्यादा रिस्की लोन, खराब लोन बोलना तो उन्हें गलत होगा, ज्यादा रिस्की लोन होते हैं जो छोटे बिजनेसेस, एमएसएमई को और किसी बिजनेस वाले बंदे को लोन देते हैं। उसमें क्या होता है, पैसा मरने का चांस ज्यादा होता है। और सिक्योर लोन, अच्छे लोन जो होते हैं वो होते हैं कि आपका किसी को घर लेना है, उसने घर के ऊपर लोन करा लिया, तो बैंक को ये सिक्योरिटी है कि इन केस अगर वो पैसा देने से मना कर देता है तो आप उसका घर रख सकते हो, क्योंकि पैसा देने से पहले ही आपने एग्रीमेंट कर लिया है कि आपके घर के ऊपर लोन है, अगर आपने लोन को नहीं चुकाया तो हम आपका घर रख लेंगे। और ऑब्वियस सी चीज है, जितने का घर की वैल्यू होती है उससे कम पैसे का ही लोन पास होता है, तो वहां से बैंक को फायदा रहता है, सिक्योर रहता है। वहीं अगर हम बात करें स्केलेबिलिटी की, तो जो एमएसएमई होता है, एनबीएफसीज जो लोन करती हैं, एमएसएमई को लोन करती हैं, वहां पर मार्जिन ज्यादा बनते हैं बिजनेसेस में, क्योंकि बिजनेसमैन जो है वो अपने प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को सेल करके ज्यादा पैसा कमा लेगा एज कम्पेयर टू होम लोन। होम लोन में क्या होता है, किसी की कोई जॉब होती है वो वहां से अपनी सैलरी से धीमे धीमे लोन कटाता है, तो उसको 1% अगर आप आधा पॉइंट कुछ % भी बढ़ा दोगे ना, तो उसमें ही आपको भाई बहुत भारी पड़ जाएगा कि यार इतना, जैसे मेरी 20,000 की किस्त 22,000 की आ गई। लेकिन वहीं अगर आप बिजनेस में देखो तो 25 भी दे देगा, क्योंकि उसको पता है कि मैं इस पैसे को यूज करके आगे ज्यादा पैसे कमाने वाला हूं। तो वहां पर ऑब्वियसली स्केलेबिलिटी ज्यादा है बैंक की नजर से, और इन्वेस्टर की नजर से भी स्केलेबिलिटी ज्यादा है। एनबीएफसीज में यही होता है भाई, स्केलेबिलिटी ज्यादा होती है। बैंक को अगर आप देखें तो बैंक ज्यादातर थोड़ा सिक्योर साइड चलते हैं। अगर आप बात करें उत्कर्ष की, तो अभी उनका 60-70% लोन बुक जो है
वो इसी टाइप का है, रूरल में एमएसएमई हो गया, बिजनेस लोन्स हो गए और अनसिक्योर्ड टाइप के लोन्स हो गए, बट उसी वजह से स्केलेबिलिटी भी है। और अगर आप बात करें कि लोन बुक की, तो बैलेंस शीट में अगर पढ़ेंगे तो आपको क्लियरली दिखेगा कि यार कंपनी की लोन बुक किस तरह से ग्रो कर रही है। आप बैलेंस शीट में 2-4 चीज देखें, ऊपर से सब कुछ क्लियरली विजिबल होता है। और बाकी आपको कोई कंपनी पर्टिकुलर समझनी है तो आप कमेंट करें, मैं नेक्स्ट वीडियो में उसे कवर कर लूंगा। तो भाई आज के वीडियो में इतना ही। आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, अपने किसी फ्रेंड को भेज सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। और आज के वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।